नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। कोलकाता में ममता सरकार और हड़ताली डॉक्टर्स के बीच गतिरोध बना हुआ है। डॉक्टर्स ने आज शाम 6 बजे सरकार द्वारा मिलने के सरकार के प्रस्ताव से पहले अपनी शर्तें रखी। ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए मुख्य सचिव ने 12 से 15 डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों के सुझाव की पेशकश रखी थी, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि प्रतिनिधिमंडल में करीब 30 डॉक्टर्स हों, साथ ही मुलाकात का वीडियो रिकॉर्डिंग हो, टेलीकास्ट हो। तो फिलहाल मुख्यमंत्री से मुलाकात हड़ताली डॉक्टर्स की नहीं हो पाई है। सरकार कह रही है मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन शर्तें ना रखें। बहरहाल इस सब पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। देखिए, आज भी जो प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर है और सरकार है, उनके बीच में जो बातचीत होने की एक संभावना थी वो हो नहीं पाए, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स ने जब आज मुख्य सचिव ने उनको ईमेल करके बातचीत के लिए बुलाए, तब उन्होंने बताया, उनका कुछ शर्त रखे उन्होंने बातचीत के लिए। और ये जो शर्तें हैं, इसके बारे में जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि देखिए, खुले मन से आइए, बातचीत कीजिए। राज्य की जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने कहा हम आपके कामकाज के जगह को सुरक्षित रखने के लिए कमिटेड है। और उन्होंने साथ साथ जो मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, हमने आपको 2 दिन बुलाए हैं बातचीत के लिए, लेकिन आपने कुछ शर्तें रख दिए ना आने के लिए। तो क्या इसमें राजनीतिक कोई चाल है? आप गलत रास्ते पे मत जाइए। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है? ये मंत्री ने कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि देखिए, हम बातचीत के लिए तैयार है। आज भी यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में मुख्यमंत्री थे और कल भी मुख्यमंत्री 7:30 बजे तक यहाँ जो सचिवालय है, नवान्नो है, वहाँ पे थे। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स का कहना है कि उनके जो शर्त है, जैसे कि मीटिंग को टेलीकास्ट करना है, 30 लोगों को आना है और उनके जो 5 पॉइंट एजेंडा है उस पे मीटिंग करना है, और इस पर डॉक्टर्स की जो शर्तें रखी गई है, इसको जो राज्य की मुख्य सचिव है उन्होंने कहा है कि, और राज्य की जो मंत्री है चंद्रिमा भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है कि खुले मन से आइए, बातचीत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको पालन कीजिए, काम पे वापस आइए। सुप्रीम कोर्ट जैसे कहा है वैसे उनके आदेश को पालन करते हुए काम पे वापस आइए। लेकिन आज भी जो बातचीत होने का संभावना था वो नहीं हो पाए। आज भी डॉक्टर्स नहीं आए हैं। उन्होंने जवाब में एक शर्त ईमेल भेजा है मुख्य सचिव को, जब मुख्य सचिव ने उनको ईमेल भेजा था बातचीत के लिए यहाँ आने के लिए। लेकिन अब सरकार की तरफ से इस ईमेल का जवाब क्या होगा, ये सरकार ने अभी बताया नहीं है। लेकिन ये सवाल ज़रूर उठाया कि जब कल सरकार ने ईमेल भेजा तो रात को 3 बजे उसका जवाब आया, और आज जब ईमेल भेजा, जब 2.5 घंटे और 3 घंटे पहले ईमेल भेजा गया बातचीत आने के लिए, ठीक बातचीत के समय के पहले एक ईमेल आया जिसमें 5 शर्तें रखी गई। तो ये कहते हुए सरकार कह रहे हैं कि खुले मन से बातचीत के लिए आइए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन कीजिए और काम पे वापस आइए। और आज कैबिनेट मीटिंग हुई है, इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं, खास तौर से आयुष्मान भारत को लेकर। आपको बता दें, अश्विनी वैष्णव ने कहा है 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ देने का फैसला इसमें लिया गया है। करीब 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक इसमें कवर होंगे। 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ देने का फैसला है। किसी भी आर्थिक वर्ग के हो, आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। साथ ही आपको बता दें, इसके लिए बजट का आवंटन किया गया है। 3,437 करोड़ के बजट का इसके लिए आवंटन किया गया। आइए सुनते हैं। इसका जो टारगेट है 500 गीगावाट का, जो कि बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन अच्छी प्रोग्रेस है, उसमें ये वाले आज के फैसले से बहुत एक इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट बहुत बड़ा फैसला लिया गया है पॉल्यूशन से बचने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। पीएम ई ड्राइव 10,900 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। आप सब जानते हैं कि फेम 1 और फेम 2 अच्छे सक्सेसफुल कार्यक्रम रहे थे। 16 लाख से ज्यादा, 16 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सपोर्ट हुए हैं फेम 1 और फेम 2 में।
इन दोनों कार्यक्रमों से जो सीखने को मिला, जो अनुभव आया, उस अनुभव के आधार पर आज पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च हुई है। इसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रक्स और एम्बुलेंसेस और ई बसेस को कवर किया जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया है कि एम्बुलेंस के केस में हाइब्रिड एम्बुलेंस को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एब्सोल्युटली 100% श्योरिटी चाहिए होती है एम्बुलेंस के मैटर्स में। ट्रक के मामले में जो अगर हम देखें व्हीकल्स में जो पॉल्यूशन होता है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ट्रकिंग से होता है, इसीलिए इस बार ट्रक्स को भी इसमें लिया गया है ई ड्राइव प्रोग्राम में। और ट्रकिंग में कई अच्छी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, उनको इस कार्यक्रम में इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ बहुत बड़ा फोकस किया गया है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देश भर में डेवलप किया जाए। इसके लिए 88,500 साइट्स को सपोर्ट करने के लिए 100% सपोर्ट होगा, वो फैसिलिटी इसमें दी गई है। और साथियों, इसमें यह ध्यान रखना है कि ये जो सपोर्ट है ई ड्राइव का, दिस सपोर्ट इज ओवर एंड अबव द PLI component and the GST relief which is already available to the EV segment, EV sector. This entire program will be a big help in having sustainable growth and making sure that our country progresses very rapidly on the electrical vehicle movement. इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले एक पीएम ई बस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो तमाम फैसलों के बारे में बता रहे थे अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण पर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि आरक्षण 50% से ज़्यादा हो और हम इसे आगे ले जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कल आरक्षण पर पूछे गए एक सवाल पर कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। राहुल के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। If you add up Dalits, tribals, OBCs, they come to 73%. Out of 70 people, there's one tribal. I think 3 Dalits, 3 OBCs. So, and I think a minority. So 90% of India, in the government of India, has access to less than 10% of the positions that determine how money is going to be spent. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. तो अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में JK-NC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करना हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा भावना को हमेशा आहत किया है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। गृहमंत्री ने यह भी लिखा है कि मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई भी छू नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता।
जम्मू कश्मीर में चुनावी सियासत गरमाई हुई है। आज लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराने वाले इंजीनियर राशिद रिहा हो गए तिहाड़ जेल से। विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनका इस्तेमाल घाटी में वोट बांटने के लिए करना चाहती है। अवामी एहतियात पार्टी के नेता और बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद ये दावा किया कि ये चुनाव नए कश्मीर के लिए हो रहे हैं। वैसे इंजीनियर रशीद जल्द ही श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए तैयारियां वहां जोरों शोरों से चल रही हैं। टाइम विल डिसाइड दैट आई वाज एब्सोल्युटली इनोसेंट। हम जीत गए और आगे भी जीतेंगे। लेकिन इंजीनियर की रिहाई जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ लेकर आई है। घाटी के राजनीतिक दल इसे दिल्ली की साजिश बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये कश्मीरियों के वोट बांटने की साजिश है। इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है हमारे पास? तो हमारे कैंडिडेट्स के पास उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो खुद जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूँ कि ये बीजेपी वाले एक ज़बान में कभी बात कर नहीं सकते। ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाज़त अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की। कहा कि ये क्या हो रहा है, आप किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए जेल से कैसे छोड़ सकते हो, और मुल्क भर में उसके खिलाफ प्रचार हुआ। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया, तो इस चीज़ का इस्तिकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नजर ही आ रहा है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि हाल में बनी एआईपी इस बार विधानसभा चुनावों में 45 उम्मीदवार अब तक उतार चुकी है। हालांकि पार्टी का कहना है कि फंडिंग को लेकर उस पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। जी देखिए, अवामी इत्तेहाद पार्टी एक गरीब पार्टी है, इनके पास कोई फंड्स नहीं है। आपने खुद देखा है, जो पार्लियामेंट में हमने कैंपेन चलाई, लोगों ने सब कुछ खुद ही किया। नौजवानों ने पोस्टर्स बनाए, बैनर्स लाए। इनफैक्ट कुछ लोगों ने जो है अपने पैसों से 16,000 के 17,000 के प्रिंटर्स जो है वो खरीदे थे और खुद ही घर पे जो है वो ये पोस्टर्स प्रिंट आउट किए थे। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए इमटीरियल है कि पैसा है हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास ईमानदारी है, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है और हम लोगों के पास जा रहे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। पहले माना जा रहा था कि जहां से जमात उम्मीदवार उतारेगी वहां एआईपी चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन अब दोनों कई इलाकों में आमने सामने हैं। इंजीनियर के छोटे भाई के खिलाफ लंगेट में भी जमात उम्मीदवार उतार चुकी है। तो क्या इस बार दोबारा जो जम्मू कश्मीर का आवाम है 2014 की तरह मिलीजुली सरकार बनाएगा, जिसे खिचड़ी सरकार कहते हैं? क्या यहाँ की जनता एक क्लियर मैंडेट दे पाएगी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर दोबारा से एक इंडिसाइसिव मैंडेट मिलेगा और फिर दोबारा से अलग अलग पार्टियां जो हैं वो मिलजुल कर यहाँ पर सरकार बनाएगी? क्या यहाँ का आवाम जो है वो सेंटीमेंट के आधार पर वोट करेगा या फैक्ट्स के आधार पर वोट करेगा? क्या यहाँ का जो आवाम है वो कैंडिडेट्स को देखकर वोट करेगा या फिर पॉलिटिकल पार्टी को आधार बनाकर वोट करेगा? अवाम क्या फैसला करेगा, इसका नतीजा तो 8 अक्टूबर को ही निकलेगा। श्रीनगर से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज अपना पर्चा भर दिया। वो गढ़ी सांपला किलोई सीट से उम्मीदवार हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और बीजेपी सरकार जा रही है। वहीं कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट ने जींद की जुलाना विधानसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पर्चा भरने के बाद उन्होंने कहा कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए वो चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं। आपको बता दें कि जुलाना विनेश फोगाट का ससुराल भी है। हरियाणा में चुनावों से पहले बीजेपी की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा है कि जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने।
उनके इस बयान ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान की जो अटकलें थी उनको अब मजबूत कर दिया है। एक अनार 100 बीमार। मुख्यमंत्री का पद तो एक है लेकिन दावेदार कई हैं। हरियाणा कांग्रेस के अंदर का यह जिन अब बीजेपी में भी आ गया है। टिकट बंटवारे को लेकर पहले से ही नाराज चल रहे राव इंद्रजीत ने अब मुख्यमंत्री पद पर बयान देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही बोल चुके हैं कि राज्य का चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। उसके बाद इस तरह के बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सैनी को लेकर बीजेपी में क्या आम राय नहीं है या जो गुटबाजी कांग्रेस में है वही बीजेपी में भी दिखने लगी है। राव इंद्रजीत का कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो मैं हूँ। नहीं, देखिए कोई भी कह सकता है, परंतु बनने का वही जिसको हाईकमांड तय करे। मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी में ही नहीं कांग्रेस में भी 3 अलग अलग गुट हैं। तीनों अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों ही पार्टियों में कई दावेदार हैं, लेकिन पद एक। अब 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि राज्य में सत्ता की चाबी किस नेता को मिलती है। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ पर एक मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 1947 से पहले की बनी मस्जिद ये बताई जाती है। 2010 में मस्जिद में दोबारा इसका निर्माण शुरू हुआ और ये पहले 2 मंजिला की कच्ची मस्जिद थी जो धीरे धीरे 5 मंजिल तक पहुँच गई। नगर निगम ने इन सालों में करीब 35 नोटिस दिए लेकिन फिर भी निर्माण जारी रहा। अब अवैध निर्माण के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। संजौली के अलावा दूसरे इलाकों में भी प्रदर्शन हो रहा है। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी जब बैरिकेड तोड़कर आज बढ़े तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। इससे पहले हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम को हिरासत में भी लिया गया। पूरे इलाके में धारा 163 लगा दी गई है। इस दौरान 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक है। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। अवैध भवन के निर्माण की बात है उस पर, क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, एक मस्जिद है वहाँ पर और बरसर इक़्तिदार जमात का मिनिस्टर कह रहा है कि मस्जिद को तो शहीद कर दो। ये सभी मामला है कि आप हुकूमत में है, एक मस्जिद का एक छत डाला गया जो आज़ादी के वक्त की मस्जिद है तो उस पर ये नाराज़गी, ये गुस्सा, ये नफरत नहीं है तो क्या है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल समेत पूरे राज्य में आज शांति रही। ना कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, ना ही हिंसा का कोई बड़ा मामला सामने आया। इम्फाल में लोगों ने शांतिपूर्वक जुलूस निकाला। मणिपुर के 3 जिलों में कर्फ्यू का असर भी दिखा। छात्रों ने सरकार के सामने जो 6 मांगे रखी हैं उनमें राज्य के DGP को भी हटाने की मांग शामिल है। इम्फाल में एक बार फिर सन्नाटा पसरा है। छात्रों के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद मणिपुर की घाटी के 3 जिलों में कर्फ्यू का साया है। 5 जिलों में इंटरनेट बंद है। छात्रों ने सरकार के सामने 6 मांगे रखी हैं, जिनमें पुलिस महानिदेशक को हटाने की मांग भी शामिल है। छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरी घाटी में चल रहे हैं। प्लीज स्टॉप हर्टिंग स्टूडेंट्स। हम चाहते हैं वो छात्रों को परेशान करना बंद करें। इस समस्या से हमारी शिक्षा पर असर पड़ रहा है।
राज्य के कुछ इलाकों से असम राइफल्स को हटाकर उसकी जगह केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए 2000 जवान भेजे गए हैं। कुकी गुट ने इसका विरोध किया है और कांगपोकपी जिले में उन्होंने प्रदर्शन भी किया। Assam Rifles are the only security forces that have not been biased in their efforts. हम असम राइफल्स को हटाने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो शांति रखने में मदद कर रहे हैं और हम उनको नहीं हटाने देंगे। Assam mothers, we will not permit the Assam Rifles to replace by any other central forces. मणिपुर पुलिस का कहना है कि शांति के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। We request the local public हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। watch on their son and daughters. सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में कई छात्र जख्मी हुए हैं। उनको इंतजार है कि दिल्ली उनकी मांगों पर कब सुनवाई करती है। हिमाचल के सोलन जिले की बहारा यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर्स ने प्रथम वर्ष के छात्र के साथ मारपीट की। रैगिंग के नाम पर हिमाचल प्रदेश में फिर एक बार ये मामला सामने आया जिससे शर्मसार होना पड़ रहा है। बाकना घाट स्थित बहारा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर्स पर रैगिंग का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्र ने इसकी शिकायत कंडाघाट पुलिस थाने में भी की, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व इसके सीनियर्स फाइनल ईयर के छात्रों ने इसके साथ रैगिंग की और अपने कमरे में ले जाकर मारपीट भी की। उसने पुलिस को बताया कि ये सीनियर्स उसे कई दिन से तंग कर रहे थे। पुलिस ने छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अब शुरू कर दी है। और एसपी सोलन जो हैं गौरव सिंह, उन्होंने बताया कि शिकायत मिली थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।